हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपका सेट नंबर कितना है तो 2 है। अगर आप पहला सेट नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये एडुटेरिया का नया बुक आया है, इसमें आपका 5000 प्लस जो है सामान्य अध्ययन का प्रश्न दिया गया है और ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए जहाँ भी सामान्य अध्ययन का प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका पीसीएस हो गया, बिहार सचिवालय सहायक हो गया, रेलवे हो गया, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस सेट का क्या है। यहाँ से आ गया, पहले आप खुद आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप मेरा आंसर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो जैसे कि इसमें से जो भी है, जैसे कि आपका आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आपका 15, 16 और 19 ये सभी है सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि 15 हो गया, 16 और 19, दो और याद रख लीजिए, जैसे कि आपका 29 हो जाएगा और 30, ये भी सिर्फ किसको, भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। 15 में दिया गया जैसे कि आप जाति, मूल, धर्म के आधार पे किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 16 में है कि सबको समान अधिकार है, अवसर की समान मतलब अधिकार है। जैसे कि कोई भी अगर फॉर्म निकलता है नौकरी का या कोई भी सरकारी, तो उसमें सभी का अधिकार है भरने का। 19 में जैसे कि आपका दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, जैसे कि आपका बोलने का, घूमने का, संघ बनाने का, शांतिपूर्वक रहने का, ये सब जो है किस में दिया है तो 19 में दिया है। तो ये सब जो है भारतीयों के ही इस पर सिर्फ अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। जैसे कि आपका पहला, इसमें से आपको गलत कौन कौन कथन है से बताना है। तो पहला जो आपको क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। दूसरा है कि राज्यसभा के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। 30 वर्ष की आयु होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 35 वर्ष होता है किसके लिए, तो जो गवर्नर होता है उसके लिए और प्रेसिडेंट के लिए होता है। अगला आपका 3 नंबर है, कह रहा है कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आगे लिख रहा है कि लेकिन इसके 1/3 मतलब 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष में मुक्त होता है। नहीं, ये भी गलत है। 1/4 नहीं, 1/3 जो होता है ये प्रति 2 वर्ष पे क्या होता है तो मुक्त होता है। तो इसमें तीनों के तीनों गलत है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी गलत है। जो सही क्या था कि 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए और 1/3 सदस्य जो है मतलब इसका जो होता है रिटायर होते हैं। अगला देखिए प्रति 2 वर्ष में। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक जो है रोका जा सकता है। तो 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा में रोका जाता है। इसके बाद स्वतः जो है उसे पास मान लिया जाता है। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वो क्या होगा, तो ऑप्शन आपका 1 में क्या है कि भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में मतलब अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, तब वो क्या बन सकता है कि मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही सिर्फ सही है, इसमें आयु का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प यानी कि संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर जो है मतलब होना चाहिए, मतलब पास हो जाना चाहिए। देखिए जैसे कि आपका वित्तीय आपात अगर किसी भी देश में लगता है, मतलब अगर अपने देश में अगर वित्तीय आपात लगता है तो दोनों सदन से वो 2 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी वो आगे मतलब लागू रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1963 में लाया गया था। कब, 1963 में। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध दिया गया। तो जैसे कि आपका डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, इसमें अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि ये 37 में दिया गया है। किस में, 37 में दिया गया है।
अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। करेगी चलैया समिति का जो है गठन कब मतलब किस वर्ष में किया गया था? तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1991 में किया गया था। और ये चलैया समिति जो किससे, कर से संबंधित है, किससे, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो ये कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया कि चलैया समिति का संबंध किससे, तो ये कर से संबंधित है, टैक्स से। अगला 9 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से? तो इसका 9 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भूरी क्रांति से है। अगला देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस यानी कि इसे इस प्रकार से जाना, मतलब जाना जो है क्या कहलाता है? तो देखिए, जैसे कि आपका हॉट मनी जो होता है ना, वो बहुत आसानी से आता है और फिर चला भी जाता है, मतलब जल्दी से आना और जल्दी से चला जाना, वही मनी क्या कहलाता है? तो हॉट मनी कहलाता है। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। कौन करता है? आर्थिक मामलों पे कैबिनेट समिति जो होता है, यही इसके गन्ने के उचित जो है मतलब उसका मूल्य क्या होना चाहिए वो तय करता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम जो था शामिल नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये शामिल नहीं था। जैसे कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर प्रतिबंध, ये शामिल आपका नहीं था। तो क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। जबकि आपका सरकारी यानी कि पदों का त्याग देना, ये शामिल है। उसके बाद विदेशी माल को बहिष्कार करना, जैसे कि विदेशी कपड़ा लत्ता जो भी था उसको बहिष्कार करना उसमें था। अगला आपका सी नंबर के जैसे कि अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार करना था, ये सब इसमें शामिल था। ठीक है, कब? असहयोग आंदोलन में। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये शामिल नहीं था। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ? तो 2 इसमें पूछा जाता है कि स्टार्ट कब हुआ और समाप्ति कब हुआ। तो ये 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गांधी के जीवन काल में, जैसे कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का जो है कालक्रम सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए चौरी चौरा के कांड जो हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये भी आपका सही है। अगला है कि पुणे समझौता जो हुआ था यानी कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये भी सही है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये आपका 23 मार्च 1942 को नहीं होगा, ये होगा आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किए थे? तो ये तो आपको याद होगा कि 1943 में किए थे, लेकिन अब डेट के साथ भी आप याद रखिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार के गठन किए थे, 21 अक्टूबर को। अगला आपका मतलब 16 नंबर है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया था 17 नियम के द्वारा। 1829 में किया गया था 17 नियम के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। 17 और सती मिलता जुलता है, तो ऐसे आप याद रख लीजिए। अगला देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो बहाबियों के मतलब विद्रोह जो था उसको कुचले थे? तो इसका आंसर 17 के ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड यानी कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा मतलब उसको कुचल दिया गया था उस विद्रोह को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन का कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन जो है ये राजवंश शामिल नहीं थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल थे जैसे कि पाल हो गया, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल था। तो ऑप्शन ए, बी और डी शामिल था, जबकि ऑप्शन सी जो है पल्लव ये शामिल नहीं था त्रिपक्षीय संघर्ष में। अगला 19 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के जो अवशेष मिले हैं उसमें शवों को सिर को किस दिशा में दफनाया गया था? उसको उत्तर दिशा में करके दफनाया गया था। जैसे कि इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, तो ये उत्तर दिशा में ही करके इसको दफनाया गया था इसी तरीके से। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 20 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में हो गया था, एक हीनयान और एक महायान में विभाजित हो गया था। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। कैवल्य बोले तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। जबकि भगवान बुद्ध यानी कि बुद्ध को मतलब किस नदी के तट पे हुआ था, तो निरंजना नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये दोनों को आपको याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मौखली पुत्र है जो इसके मतलब आजीवक संप्रदाय के संपादक है, ठीक है, संस्थापक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां को कहा जाता है। किसको? शाहजहां को कहा। इनके समय में बहुत सारा इमारत बना था, ठीक है, इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला देखिए, अगला 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुगल काल में जो आपका मुहतसिब जो थे वो कौन थे। तो ठीक है, तो वो थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि आचरण अधिकारी थे। कौन थे? आचरण अधिकारी थे। आचरण अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो मुहतसिब बोला जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से। देखिए अर्ज से आपको रिलेट कर लीजिए, जैसे आर्मी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना आर्मी, ठीक है, तो आर्मी कैसा है, सैन्य विभाग से हुआ ना संबंधित, तो इसमें भी अर्ज लगा है, तो ऐसे को रिलेट कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा एग्जाम तक। अगला देखिए, ये छोटा छोटा जो हिंट है ना, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद आएगा क्वेश्चन के साथ। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे बसावन और दसवंत। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिए कह रहा है कौन सुमेलित नहीं। तो यहाँ पर परमाणु विद्युत गृह है, नरोरा जो है आपका कहाँ पे, तो यूपी में पड़ता है, बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद कुंडलकुलम जो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। यहाँ पे कर्नाटक दिया, मतलब यही सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि आपका काकापाड़ा कहाँ पे, तो ये आपका गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात में, और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो ये सब सुमेलित है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, तमिलनाडु होगा। अगला देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 38वीं जो समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका जैसे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजर जो है रेखा समांतर वो यही है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो बैठा हुआ है, उत्तर कोरिया, ये मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझिए रहे, मतलब आपको पता ही होगा बम से थोड़ा ज़्यादा धमकी देते रहता है, ठीक है। अगला देखिए, क्योंकि वो चीन का थोड़ा सा चेला है इसलिए। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, ठीक है, तो अच्छे ईंधन का गुण इसमें से कौन नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को, देखिए कह रहा है कि ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो ये तो सही बात है, ये होना चाहिए, ठीक है, गुण ये होना चाहिए। अगला आपका बी में है कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। यही ये अच्छे ईंधन का उदाहरण मतलब जो है ये अच्छे ईंधन में नहीं होना चाहिए। अच्छा ईंधन जब जलता है ना तो उसमें अवशिष्ट बहुत कम बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि ज़्यादा बचना चाहिए, मतलब ये गलत हो जाएगा। सी नंबर क्या कर रहा है कि ईंधन का प्रज्वलन जो ताप न तो कम होना चाहिए और न ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन के आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। देखिए जैसे कि प्रज्वलन ताप अगर बहुत कम हो जाएगा ना, तो कम में हीट पे वो उसमें आग लग जाएगा, तो इसीलिए न ज़्यादा कम होना चाहिए और न ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। अगला देखिए, अगला जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे करें कि सबसे पहले जो आपको आता है उसको मिलाए, जैसे कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होता है, तो ये 2 से मिल जाएगा। उसके बाद विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तब बझापन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद B12 की बात करें तो ये आपका अड़कता से संबंधित हो जाएगा, और विटामिन B7 जो है ये किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन ये 3 के साथ मिल जाएगा, यानी कि बालों का झड़ना इसके कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 के जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए के साथ मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि याद रहेगा तभी ये बनेगा एग्जाम में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गैलेक्टिक्स इकाई है। क्या है, गैलेक्टिक इकाई से हम क्या करते हैं कि तारे के मध्य के बीच की दूरी मापते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है, ठीक है। तो 32 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्णधाता जो है ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है, ठीक है। अगला देखिए, ये जेनेटिक रोग होता है। अगला आपका
33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वाहन करता है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का वाहन करना। किसका? ऑक्सीजन का वाहन करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो उसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ताप में बदलाव न हुआ लेकिन उसका जो होगा क्या मतलब, जैसे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। जैसे कि मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, ये क्या है कि बर्फ है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस में ही आप क्या बना दीजिए कि इसको पानी बना दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया ना, बर्फ से क्या हो गया? पानी, और टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। तो इसके बीच में जो हीट लगा उसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित कोशिका अंग में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो किस में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जंतुओं के जो आपका यकृत एवं गुर्दा होता है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। जबकि आपका है क्या क्या? तो मछली का तेल अच्छा स्रोत है, पालक भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आम भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, और गाजर जो होता है विटामिन ए का सबसे बढ़िया और सस्ता स्रोत होता है। अगला देखिए, अगला जो है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है, और विद्युत धारा किससे मतलब विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और बल का न्यूटन, और पावर का क्या होता है? वाट होता है। तो ये सब मिल गया। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो इसमें जो अवेलेबल है इसमें से लिथियम का घनत्व जो है सबसे कम होगा। अगला देखिए, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें से ये सही है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाया जाता है। ठीक है, तो जो लोचदार गुण होता है प्लास्टिक को देखते हैं, लोचदार गुण इसमें पाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्या कर रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है उस तत्व का, वही उसके परमाणु गुण को मतलब क्या करेगा कि तय करेगा या निर्धारण करेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जैसे कि बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आधार पर जो होता है परमाणु के मतलब ये देखा जाता है कि उसमें कौन गुण है अवेलेबल, तो वो किस पे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पे ही डिपेंड होता है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? यहाँ से आप एक चीज़ याद रखिए। ठीक है, डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम सुने, बहुत बड़ा कवि है। ठीक है, तो DR डॉक्टर और यहाँ पे लगा लीजिए कुमार और यहाँ पे विश्वास। ठीक है, एक एक लेटर लिख लीजिए। उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले BA करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? तो MA करते हैं। ठीक है, करते हैं ना। अब अपने मन से 2 लगा दीजिए, एगो PA लगा दीजिए और एगो DA लगा दीजिए। ठीक है, एगो PA और एगो DA लगा दीजिए, यहीं पे आपको सब याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए जैसे कि आपको नाम क्या याद रखें? डॉक्टर कुमार विश्वास, यानी कि DRKV हो गया। तो D से क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको देव प्रयाग, D से क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। R से क्या हो जाएगा? तो ये आपका रुद्र प्रयाग हो जाएगा। K से क्या हो जाएगा? तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा, और V से क्या हो जाएगा? तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, आपको ये एक बार पढ़ के याद रखना, जैसे कि BA MA PA DA, BA MA PA DA 3-4 बार बोलिएगा, हो जाएगा। तो देखिए अलकनंदा तो सबके साथ रहेगा। ठीक है, जब देव प्रयाग पूछेगा तो यो अलकनंदा रहेगा, रुद्र प्रयाग होगा तो यो अलकनंदा रहेगा, कर्ण प्रयाग होगा तो यो अलकनंदा रहेगा, और यहाँ पे मतलब जैसे कि कर्ण और विष्णु प्रयाग होगा तो यो आपका अलकनंदा आएगा। तो अलकनंदा तो सबके साथ आएगा। अब देखिए यहाँ पे B से क्या हो जाएगा? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलेगा तो देव प्रयाग। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगा तो रुद्र प्रयाग, और यानी कि अलकनंदा और पिंडार मिलेगा तब क्या होगा? कर्ण प्रयाग। और यानी कि जो आपका मतलब अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगा तब क्या होगा? कि कर्ण प्रयाग होगा। तो आपको यहाँ पे देव प्रयाग पूछा जा रहा है ना, तो देव प्रयाग कैसे होगा? कि भागीरथी और अलकनंदा मिलेगा तो देव प्रयाग होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, शॉर्ट स्किन इसका आप ले सकते हैं, ले लीजिए। अगला देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से
किस राज्य, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो कितने 8 राज्यों से गुजरता है, तो बीचों बीच से जो गुजरता है आपका मध्य प्रदेश से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लेकिन आप जैसे कि पूरा याद रखिए, जैसे सबसे शुरू से करते हैं तो सबसे शुरू में आपका क्या आता है कि जैसे सबसे इधर गुजरात आ गया, गुजरात के बाद आपका क्या आ जाएगा तो राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आ जाएगा, यानी कि जीएच से लिख लीजिए। उसके बाद आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उसके बाद क्या तो त्रिपुरा, और उसके बाद सबसे लास्ट में मिजोरम। सबसे आपको ध्यान इसमें क्या क्या रखना है मैं बताता हूँ। शुरू तो आपका गुजरात से हुआ, सबसे कम जो है ना इसके राजस्थान के साथ ये टच करता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो बीचों बीच से गुजरता है ये आपका मध्य प्रदेश से गुजरता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे लास्ट में किससे गुजरता है, तो ये मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। मणिपुर इससे ऊपर ही रह जाता है, मणिपुर से टच नहीं करता है कर्क रेखा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, क्योंकि देखिए जहाँ पे उष्ण है मतलब वहाँ पे थोड़ा गर्मी होगा, गर्मी की वजह से वर्षा होगा, तभी तो वहाँ पे क्या होगा कि जैव विविधता होगा, मतलब जैसे कि बहुत सारा जंगल झाड़ वहाँ पे उपजेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे जैव विविधता नहीं होगा। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा खाली तो सब कुछ जल जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडे रहेगा तो ये वहाँ जैव विविधता नहीं होगा। लेकिन जब गर्मी भी पड़ेगा, वर्षा भी होगा, तब वहाँ पे जैव विविधता आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जैसे बांधव घाट है ये आपका मध्य प्रदेश में सुमेलित है, बांदीपुर कहाँ कर्नाटका में सुमेलित है, और सिमलीपाल भी उड़ीसा में सुमेलित है, जबकि आपका रोहिला ऑप्शन बी जो ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शीत जो है महासागरीय जलधारा नहीं है, ठीक है। तो शीत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अगुलहास जो है ये क्या है, तो ये शीत नहीं है, ये है आपका मतलब जैसे गर्म जलधारा है, ठीक है। गर्म जलधारा है, ये आपका हिंद महासागर के है गर्म जलधारा अगुलहास। जबकि आपका हमबोल्ट जो है ये आपका शीत जलधारा है, बेंगुला जो है ये भी आपका शीत है, लिब्राडोर है ये भी आपका शीत जलधारा है, मतलब ठंडा जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ध्यान से देखिए, जब भी आपको दक्षिण भारत की गंगा लगा रहेगा तो आंसर कावेरी हो जाएगा। और सीधे बोलेगा दक्षिण यानी कि दक्षिण गंगा बोलेगा, दक्षिण गंगा बोलेगा तब आपका आंसर गोदावरी होगा। या फिर आपको वृद्ध गंगा बोलेगा तभी आपका गोदावरी ही होगा। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा लगा देगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा बोलेगा या वृद्ध गंगा बोलेगा तब आपको गोदावरी होगा आंसर। समझ गए बातों को। अगला देखिए, अगला आपका मतलब जो क्वेश्चन है 47 नंबर का रहा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी की वजह से रिंग ऑफ फायर जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसी दोनों की वजह से रिंग ऑफ फायर को जाना जाता है। अगला देखिए, अगला आपका जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसमें से आपको मिलान करना है। तो देखिए तकलामाकन जो कौन सुमेलित नहीं है, तो तकलामाकन चीन में है तो ये सही है, थार आपका भारत में ये भी सही है, यानी कि अटाकामा ये भी चिली में ये भी सही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गिब्सन जो अफ्रीका में नहीं है, ये आपका मतलब 48 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 49 नंबर की प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है। तो देखिए ये ऐसा बेरोजगारी होता है जैसे कि देखते हैं ना, कोई लोग कोई किसी कंपनी में, मान लीजिए कि कोई कंपनी C1 है, कोई कंपनी C2 है, तो कोई वर्कर जो यहाँ से जॉब छोड़ करके अगर यहाँ जाता है तो ये बीच में अगर 2-4-10 दिन इसको जॉब खोजने में टाइम लग गया, कंपनी C2 में, C1 से छोड़कर C2 में गया, तो इस बीच के जो इसका बेरोजगारी है ना, इसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बेरोजगारी बोलते हैं। तो 49 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति को कुछ समय के लिए जो बेरोजगारी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोधात्मक या घर्षण बेरोजगारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से आपको विचार करना है, तो 50 के आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दे दोनों जो है क्या है, सही है। तो देखिए क्या करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा क्या होता है कि प्रस्तावित किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमानित किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला, कई बार सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में यही लाइन मिलेगा, ठीक है, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है।
अगला देखिए, अगला आप दोस्तों जो इस सेट के अंदर, सभी सेट के अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा जो दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आप, ठीक है, मतलब ये 1-2 मिनट में ये हो जाएगा, लेकिन ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे कि दर्शन, ठीक है, योग दर्शन किससे संबंधित है? पतंजलि से। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है, और सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है। और चारवाक जो है किससे? चारवाक से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन एक कनाद से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें हो जाएगा न्याय दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, और वैशेषिक दर्शन हो गया। हालांकि योग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप शॉर्ट स्क्रीन भी इसका ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला जैसे कि हो गया आपका, जैसे कि यहाँ पे पूर्व मीमांसा हो जाता है, ये जैमिनी से संबंधित है, ठीक है, और उत्तर मीमांसा हो गया बद्रायन से संबंधित है। इसमें अगर कंफ्यूज करते तो ऐसे याद रखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तर। तो आप बोलते हैं ना, कोई भी पहले प्रश्न पूछता है, उत्तर कब देते हैं? बाद में देते हैं, तो यहाँ पे बद्रायन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे को रिलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब ये को बच गया जैमिनी, तो पूर्व मीमांसा से संबंधित हो जाएगा। देखिए अगला पॉइंट अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो जैसे कि आजीवक जो संप्रदाय थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो मौखली पुत्र गोसाल थे। दूसरा है आपका अनिश्चयवादी, ये इसके संस्थापक कौन थे? तो संजय वेठली पुत्र थे। अगला आपके भौतिकवादी, इसके संस्थापक कौन थे? तो पकुद कंचायन थे, ठीक है। उसके बाद है आपका घोर यानी कि घोर अभिक्रियावादी, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये आपका पूरन कश्यप थे। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मौखली पुत्र गोसाल है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप याद रखिए। और एक यहाँ पे आप इसको जो है, मतलब इसमें से जो 4-5 है इसको एकदम याद ही रखिए, जैसे कि योग पतंजलि, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, और यहाँ पे वैशेषिक है कनाद, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा तो बद्रायन, मतलब उत्तर हम बाद में देते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। ये रोज सेट आएगा, अभी एक सेट आ रहा है, हो सकता है कि 2 सेट भी आए, 3 सेट भी आए, जो भी सेट आएगा आप देखिए इसको, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।